हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 25 जो है यानी कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को लेकर, इसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है और जहां पर हम लोगों ने ये जाना कि इंडिया में कौन कौन से इस तरीके के एक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो एक्ट की बात की दैट इज़ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसके बाद हमने एक एक्ट की बात करी जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। फिर हमने एक पॉलिसी की बात करी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 और इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो ये चार एक्ट्स के बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं। अब इसी में और आगे जाके हम लोग कुछ और एक्ट्स के बारे में जो यहाँ पर दिए गए हैं इस बुक में, इस चैप्टर में, उसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे इन वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है, तो वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फुल कोर्स का फ़ायदा यह है कि सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियोस वहाँ पर एड फ्री है, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के हैं, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको मिल जाएंगे, जिसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के भी आप लोग अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 25 एक्ट्स एंड पॉलिसीज को पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जिस एक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, है ना, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, और जो आपके बाकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो पारंपरिक फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब जो फॉरेस्ट के ऊपर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यानी कि उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनका जो अधिकार है, उसके रिकॉग्निशन को लेकर ये एक्ट है। और एक्ट कब बना है? 2006 में। ठीक है, इसको बेसिकली शॉर्ट में अगर बोले तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोला जाता है, 2006। इट प्रोवाइड्स फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यानी कि जो लोगों के अधिकार, ठीक है, क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं या डिप्राइव हो गए हैं, जो लोग उनसे वंचित हो रहे हैं, उसको वापस से सुनिश्चित किया जा रहा है, उसको वापस से रेस्टिट्यूट किया जा रहा है। मतलब उनको वापस से वो अधिकार जो है दिलाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स भी है टू द कल्टिवेटेड लैंड इन द फॉरेस्ट लैंड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत जो कल्टिवेटेड लैंड है उसमें जो इंडिविजुअल लोगों के राइट्स हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उसमें जो कम्युनिटी के राइट्स हैं, ठीक है, एक तो इंडिविजुअल राइट्स हो गए और फिर जो कम्युनिटी के राइट्स है ओवर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। ये बात आपको यहां पर पहली चीज तो ये नोट डाउन करनी है। ठीक है, दूसरा है एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है? एक्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है स्कोप एंड हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड राइट्स ऑफ द पीपल। तो एक तो बात है कि एनवायरनमेंट का या फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो रहा है, साथ ही साथ लोगों के जो लाइवलीहुड राइट्स हैं, यानी कि लोगों के जो आजीविका के अधिकार हैं, उन दोनों का यहां पर इंटीग्रेशन करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये जो FRA है, दैट इज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये एक पोटेंशियल टूल है। किस चीज के लिए पोटेंशियल टूल है? टू एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसको ये ज्यादा शक्तियां प्रदान कर रहा है, उसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि मजबूती प्रदान कर रहा है। दूसरी बात है टू एड्रेस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब जो उनकी आजीविका है, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए ये एड्रेस करता है। मतलब उसके विषय जो भी हैं, जो इनसे संबंधित है, कि लोगों की लाइवलीहुड वगैरह को लेकर उनको ये एड्रेस करता है। इसके बाद इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस इन इंडिया, इस इशू को भी ये एड्रेस करता है। तो इसके लिए ये FRA क्या है? पोटेंशियल टूल है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड सिक्योर, यानी कि पहली बार
फॉरेस्ट राइट एक्ट ने क्या क्या चीजें जो है जिनको रिकॉग्निशन दी और जिनको सिक्योर करा, वो क्या है? पहला है कम्युनिटी राइट्स इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट्स। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल राइट्स भी हैं और कम्युनिटी राइट्स भी हैं, तो दोनों तरीके के राइट्स हो गए। इसके बाद अगला है राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which the communities have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। यानी कि कम्युनिटीज वगैरह को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो इस तरीके का कोई भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व है उसको क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, जिसको वो ट्रेडिशनली तौर पर यानी कि पारंपरिक तौर पर जिसको वो प्रोटेक्ट और कंजर्व करते आए हैं अपने सस्टेनेबल यूज के लिए, उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो उसको प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी से संबंधित जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको भी सिक्योर करने और रिकॉग्नाइज करने की बात इस एक्ट के अंतर्गत कही गई है। इसके बाद जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं उनके अधिकार और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर अधिकार के बाद भी ये एक्ट करता है। ठीक है, अब इस एक्ट के कुछ सैलेंट फीचर्स या फिर कुछ विशेषताएं जो है वो देख लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? दैट इज MOTA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंटेशन के लिए, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है ट्राइबल और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज दोनों के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल अगर अफेयर्स कर रही है तो ध्यान रखना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नहीं है, बाकी जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी ये एक्ट क्या है? एप्लीकेबल है, लागू है। इसके बाद ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ऑफ अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोवाइडेड दे हैव एटलीस्ट 3 generations prior to 13/12/2005 primarily resided in and have dependent on the forest or forest land for bona fide livelihood needs। यानी कि ये एक्ट ऐसे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स के रिकॉग्निशन की बात करता है जो कम से कम 13 दिसंबर 2005 से पहले, जिनकी कम से कम 3 जनरेशंस वहां पर या तो रह रही थी या फिर जो फॉरेस्ट और उसकी जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर क्या थी? निर्भर थी, डिपेंडेंट थी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए। ठीक, और यहां पर ये जो टर्म दिया गया है 3 जनरेशंस, तो इसमें जनरेशन का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ कंप्राइजिंग 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल अगर कोई वहां पर रह रहा है तो उसको मान लिया जाएगा एक जनरेशन। ठीक, मैक्सिमम लिमिट जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर की जितने के ऊपर उनका अधिकार को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है वो है 4 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर के एरिया में जो है उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो है उनको इंक्लूड किया गया है अलॉन्ग विद फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, यानी कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इसके बाद द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच हैज बीन ट्रेडिशनली कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड द विलेज बाउंड्रीज। तो इस तरीके के अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, ओनरशिप एक्सेस दी जा रही है ताकि वो कलेक्ट, यूज और क्या कर सके, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको डिस्पोज कर सके। ठीक है, जिसको वो पहले से ट्रेडिशनली जिसको वो कलेक्ट करते थे अपने विलेज की बाउंड्री के अंतर्गत या उसके बाहर भी, तो ये अधिकार उनको दिया जा रहा है कि वो इसकी ओनरशिप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस एक्ट में जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टर्म को डिफाइन किया गया है। क्या है उसमें? टू इंक्लूड ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, प्लांट ओरिजिन के जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है दे आर कॉल्ड एज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इंक्लूडिंग बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन, टसर, कोकून, हनी, वैक्स, लेक, तेंदू और केंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड द लाइक। ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड किए गए हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, एज पर द FRA ऑफ 2006। ठीक, इसके बाद ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? फॉर द फॉरेस्ट राइट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ीज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर पाइपलाइंस, रोड्स, इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस एक्सेट्रा। यानी कि सरकार से संबंधित ये जो सारे के सारे कार्य हैं, ठीक है, इनसे भी जो है फॉरेस्ट राइट को क्या करता है? ये एक्ट उनको राइट प्रोवाइड करता है। The rights conferred under the act shall be heritable but not alienable or transferable and shall be registered jointly in the name of both the spouses in the case of married persons
and in the name of a single head in the case of a household is headed by a single person। यानी कि इस तरीके के जो राइट्स हैं वो हेरिटेबल है। हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो क्या होंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको हायरार्की फॉर्म करेगा, लेकिन एलियनेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, और रजिस्टर्ड किए जाएंगे इन द नेम ऑफ बोथ द स्पाउसेस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों के नाम पर इस तरीके के जो राइट्स हैं वो जॉइंटली रजिस्टर किए जाएंगे। और अगर कोई एक ऐसा हाउस होल्ड है, कोई ऐसा घर है जो कि सिंगल पर्सन के द्वारा हेड किया जाता है, तो उस केस में ये सिंगल हेड के नाम पर ये राइट्स रजिस्टर किए जाएंगे। ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट हायर द हेरिटेबल राइट शैल पास ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ द किन। ठीक है। यानी कि अगर कोई डायरेक्ट हायर नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसका कोई पुत्र वगैरह नहीं है, डायरेक्ट हायर नहीं है, तो हेरिटेबल राइट्स किसको दिए जाएंगे, जो उसका किन होगा। किन मतलब उसका कोई जो सगा संबंधी होगा, उसको ये राइट्स जो है वो दिए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो मेंबर ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स shall be evicted or removed from forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is completed। एक्ट क्या बोलता है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब जो है या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, उनके जो भी मेंबर्स होंगे उनको फॉरेस्ट लैंड से एविक्ट करना मतलब वहां से हटाना, ठीक है, या रिमूव करना, वो नहीं किया जा सकता उनके ऑक्यूपेशन में से जब तक ये रिकॉग्निशन और वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है। यानी कि अगर प्रोसीजर चल रहा है तो तब तक आप उनको वहां से हटा नहीं सकते। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राम सभा है उसको डेजिग्नेट किया गया है एज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ दैट मे बी गिवन टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यानी कि ग्राम सभा को क्या काम दिया गया है, एक कंपिटेंट अथॉरिटी का काम दिया गया है, सौंपा गया है, जिससे वो क्या करेगी कि इन फॉरेस्ट कौन कौन से फॉरेस्ट राइट जो है, ठीक है, कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, जो भी ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिए जाने चाहिए, उनका नेचर मतलब किस नेचर के वो राइट्स होने चाहिए और उनका एक्सटेंट कितना होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, ग्राम सभा को ये काम सौंपा गया है। ठीक है। आई होप ये चीजें जो है यहां तक इस एक्ट को लेकर बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक पॉलिसी की बात यहां पर की गई है जो है ग्रीन हाईवेज प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ 2015। ठीक है। यहां पर क्या बात की जा रही है आप खुद भी समझ सकते हैं कि हाईवेज से संबंधित ये कुछ बात जो है वो की जा रही है। हाईवेज मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है राजमार्ग। ठीक है ना, नेशनल हाईवेज स्टेट हाईवेज आप लोगों को पता है, तो उसको ग्रीन बनाने की बात यहां पर की जा रही है। अब देखते हैं इस पूरे के पूरे में क्या चीज दी गई है। इंडिया में 46.99 लाख यानी कि 46.99 लाख किलोमीटर जो है वो रोड की लेंथ है, जिसमें से लगभग 96,214 किलोमीटर यानी कि 96,214 किलोमीटर क्या है, नेशनल हाईवेज है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि टोटल रोड लेंथ का कितना है 2% या फिर 2%। ठीक। और हाईवेज में जो ट्रैफिक है वो कितना रहता है 40%। तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे का जो लोड है वो कितना ज्यादा है। ठीक है। टोटल रोड का सिर्फ 2% है और ट्रैफिक कितना है, टोटल ट्रैफिक का 40%। मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया है, टू डेवलप ऑल ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज यानी कि जितने भी नेशनल हाईवेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और 40,000 किलोमीटर ऑफ एडिशनल रोड्स को कुछ फ्यू ईयर्स में यानी कि अगले आने वाले कुछ सालों में ग्रीन हाईवेज के तौर पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है। अभी ग्रीन हाईवेज का मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। इसका विजन क्या है, टू डेवलप इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज। इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज डेवलप करने हैं जिसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन होगा, एनजीओज का होगा, प्राइवेट सेक्टर रहेंगे, इंस्टीट्यूशन रहेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज रहेंगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेंगे। यानी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, इसमें ये सारे के सारे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है अलग अलग लेवल पर, उसके मदद से ये इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज डेवलप किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यह है टू रिड्यूस द इंपैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड डस्ट एज trees and shrubs along the highways act as natural sink for air pollutants and arrest soil erosion at the embankment slopes। ठीक है। क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एयर पॉल्यूशन के असर को क्या करना है, डस्ट और एयर पॉल्यूशन के असर को कम करना है। क्योंकि आपको ये चीज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जो है नेचुरल सिंक का काम करते हैं, वो चीजों को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए बेसिकली यहां पर ये प्लांट्स वगैरह लगाने की बात की जा रही है।
हाईवे की जो मीडियन स्ट्रिप्स होती है, मीडियन स्ट्रिप्स मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हाईवे में अगर रोड होती है तो उसके बीच में एक डिवाइडर सा लगा होता है ना, जो डिवाइडर होता है उसको बोला जाता है मीडियन स्ट्रिप, ठीक है। तो वहां पर अगर हम प्लांट लगाएंगे और अलोंग दी एजेस यानी कि जो कोने होंगे, जो किनारे होंगे साइड में, अगर वहां पर हम उसमें क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो जो ग्लेयर ऑफ ऑन कमिंग व्हीकल्स है वो भी कम हो सकता है, ठीक है। ग्लेयर मतलब जो सामने से कभी गाड़ी अगर आ रही है, कभी अगर आपने रात को किसी व्हीकल में ट्रेवल किया है, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हाईवे में आपने खुद ड्राइव किया है या आपने कभी व्हीकल में ट्रेवल किया है, तो आपने देखा होगा कि जो सामने से गाड़ी आती है उस पर उसका काफी ज्यादा जो है वो ग्लेयर पड़ता है, ठीक है। तभी एक कंसेप्ट उसमें होता है या एक सिस्टम होता है गाड़ियों में जिसको बोला जाता है डिपर, है ना। क्योंकि सामने से अगर गाड़ी आ रही है और उसके अगर लाइट सीधे स्ट्रेट में अगर उसने करी हुई है तो वो सामने वाले की आंखों में चमकती है और जिससे कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट का कारण भी वो बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत इससे क्या होगा, अगर प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे तो इससे जो सामने से आने वाली गाड़ियां हैं उनका ग्लेयर क्या हो सकता है, कम हो सकता है और उससे कुछ एक्सीडेंट्स को हम काफी हद तक जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है ट्री प्लांटेशन में, वो डायरेक्टली किसको बेनिफिट करेगा, लोकल पीपल को, क्योंकि जो लोकल पीपल है वो क्या करेंगे, ट्री प्लांटेशन वगैरह में काम करेंगे तो बदले में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उससे उनका भी फायदा है। जो पंचायत, एनजीओज और बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस। ये सारे का सारे लोग क्या है, प्लांटिंग का काम भी करेंगे, यानी कि पेड़ पौधे वहां पर लगाएंगे भी और उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे। जो प्लांट स्पीशीज सेलेक्ट किए जाएंगे वो रीजन स्पेसिफिक होंगे, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन सच एज रेनफॉल, क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल। यानी कि जो भी प्लांट है वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे नेशनल हाईवेज में एक ही जैसे प्लांट लगा दिए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि जहां पर भी ये रोड है, जहां पर भी ये नेशनल हाईवेज है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की रेनफॉल कैसी है, उसके हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से जो है पेड़ पौधे छांटे जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे और फिर वो वहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 1% of the total project cost of all the highway projects will be kept aside for the highway plantation and its maintenance, ठीक है। यानी कि जितने भी हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 1% या 1% जो है वो हाईवे प्लांटेशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए अलग से रखा जाएगा। अबाउट ₹1000 करोड़ पर ईयर विल बी अवेलेबल फॉर प्लांटेशन पर्पज। तो एक एस्टिमेट है कि 1000 करोड़ रुपए जो है हर साल इस प्लांटेशन पर्पज के लिए अवेलेबल रहेंगे। This policy will generate employment opportunities for about 5 lakh people from the rural areas। और ये जो पॉलिसी है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के जो 5 लाख लोग हैं उनके लिए क्या बनेगा, रोजगार का एक साधन भी ये बन सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनसे लिए ये हो सकती है, ठीक है। इस नई पॉलिसी में द प्रोविजंस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड हैव आल्सो बीन क्लियरली डिफाइंड। अब किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी वो भी इस एक्ट में जो है, इस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन की गई है, डिफाइन की गई है। नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लांटिंग एजेंसी टू एंश्योर दैट द कंडीशंस ऑफ द साइट इज गुड इनफ फॉर द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रासेस। अब ये जो प्लांटिंग एजेंसी है ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो साइट की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वहां पर हम लोग ग्रासेस वगैरह जो है वो प्रॉपरली स्टैब्लिश कर सके। जो प्लांटेशन स्टेटस है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो भी इंक्लूड की गई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार पेड़ लगा दिया फिर आपने उनको छोड़ दिया, ठीक है, आप उनको देख नहीं रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस भी जरूरी है, उनकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। इसको भी एक पॉलिसी का ही इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है उसको यूज किया जाएगा इसरो का जो भुवन सिस्टम है और जो गगन सैटेलाइट सिस्टम है उसकी हेल्प से, ठीक। हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, हाईवे प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटली स्टेबल बनाने के लिए यह जरूरी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हों, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हाईवे कंस्ट्रक्शन के दौरान लॉस हो गए हो उनको किसी ना किसी तरीके से रिस्टोर करना भी जरूरी है, क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट्स अदरवाइज तो ये एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर कहीं पर कोई सड़क बना रहे हैं, हम मतलब अगर सरकार कहीं पर कोई सड़क बना रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर आपको वहां का जो पूरा का पूरा एरिया है वो क्लियर करना पड़ेगा, तो उसमें आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने वहां के पेड़ वगैरह जो है सब काट दिए। तो उस सिस्टम को यानी कि उस प्रोजेक्ट को जो है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हाईवे को बनाने के दौरान अगर लॉस्ट हुए हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से रिस्टोर वापस से किया जाए, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरत है, दिस रिक्वायर्स दैट लॉजिकल नीड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग टू इट्स एग्जीक्यूशन। और उसके लिए यह जरूरी है कि जो इकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए, प्लानिंग के स्टेज से ही डिजाइनिंग तक और एग्जीक्यूशन तक ये सारी बातें जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए। Highways developed as green corridors not only sustain biodiversity
and regenerate natural habitat, but also benefit all stakeholders from road users to local communities and spur eco-friendly economic growth and development। और ये जो हाईवेज जिनको हम एज अ ग्रीन कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को ही सस्टेन नहीं करेगी, सिर्फ नेचुरल हैबिटेट को ही रीजनरेट नहीं कर रही है, बल्कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रोड को यूज करने वाले लोग हैं यानी कि जो ट्रेवलर्स वगैरह हैं वो है, लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी फायदा हो रहा है। उनको कैसे फायदा हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट वगैरह उनको मिल रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इको फ्रेंडली तरीके से हो पा रहा है, तेजी से हो पा रहा है। इस इको फ्रेंडली तरीके से हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इसके सारे के सारे फायदे रहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें जो है आप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसके बाद यहां पर एक एक्ट और है जो है केमिकल सेफ्टी को लेकर। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है इसको लेकर 2 रूल्स बनाए हैं। पहला है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल्स 1989, और दूसरा है केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स ऑफ 1996। ठीक है, और क्यों बनाए गए हैं? फॉर इंश्योरिंग केमिकल सेफ्टी इन द कंट्री। These rules delineate the criteria for identification of major accident hazard unit। ठीक है, इस बेसिकली इस रूल में क्या होगा कि किसी भी यूनिट को, किसी भी मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट है या कोई भी ऐसी जगह है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड यूनिट की यहां पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, हजार्ड प्रोन ये एरिया है, उसको डिलिनेट करना यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया यहां पर बनाया गया है इस रूल्स के अंतर्गत। ठीक है, as per these rules an off-site emergency plan for the district having MAH unit is required to be in place so as to mitigate the impact of chemical accident। और इस रूल्स के आधार पर क्या है कि ऐसे हर राज्य में जहां पर MAH यूनिट है, MAH यूनिट मतलब मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड यूनिट है, वहां पर एक ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर मान लीजिए कभी वहां पर केमिकल एक्सीडेंट होता है, जो MAH यूनिट है वहां पर अगर केमिकल एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या किया जा सके, निपटा जा सके, उसके लिए एक ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान होना जरूरी है। और एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 1861 यानी कि 1861 MAH यूनिट्स हैं कंट्री में, जो कि 303 डिस्ट्रिक्ट्स या 303 जिले या जनपद में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें जो है आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। हम इस पार्ट को जो है इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम दी कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग अगले पार्ट में लेके चलेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने फीडबैक्स शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपने जो भी सुझाव है, जो भी फीडबैक है, वो आप हमें चाहे इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या फिर वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाइएगा, सो दैट कि अगर कहीं पर भी किसी भी चीज को लेकर कोई इंप्रूवमेंट की या सुधार की गुंजाइश होगी, स्कोप होगा, तो हम उस चीज को जरूर आगे आने वाले कोर्सेज में, आगे आने वाले लेसन्स में जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।